नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। देश भर में आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर अपना अपना वोट डाल रहे हैं। यूपी की 14, पश्चिम बंगाल, बिहार की 8 और झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 और ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मतदान करने की अपील की है, तो वहीं सुबह से दिग्गजों के वोट डालने का सिलसिला भी जारी है। हॉट सीट की बात करें तो इसमें नई दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर और आजमगढ़ हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर की अनंतनाग, राजौरी और पश्चिम बंगाल की तामलुक, मेदिनीपुर और हरियाणा की करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक और उड़ीसा की भुवनेश्वर, पुरी और संबलपुर सीटें प्रमुख हैं। तो 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें हॉट सीटें जो हैं वो भी कई ज्यादा हैं। हरियाणा और दिल्ली का जो रण है वो दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें कि 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था और अब यहाँ छठे फेज में वोटिंग हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40 सीटें जीती थी, बसपा ने 4 सीटें जीती थी, बीजेडी ने 4 सीटें जीती थी, सपा ने 1 सीट जीती थी, जेडीयू ने 3 और टीएमसी ने 3, एलजेपी ने 1 सीट और आजसू ने 1 सीट जीती थी। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। आपको बता दें कि इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह मैदान में हैं। 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत यहां पर आजमा रहे हैं। वहीं इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से जतिन मगन प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ संजीव तरनाज कांग्रेस नेता के जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर के राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जतिन मगन, में आपके पास आते हुए, पिछली बार दिल्ली हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, इस बार इंडी गठबंधन को लेकर बड़ी चुनौती मानी जा रही है। जी, सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां रही चुनौती, अगर मैं एक बहुत ही विनम्र होकर बोलूं तो कोई चुनौती नहीं है। मैं पिछले 45 से 50 दिनों से ज़मीन पे काम कर रहा हूं। पूर्व में मैं बूथ का कार्यकर्ता भी रहा हूं, तो मैं जनता के बीच में पिछले 45 से 50 दिनों में मैंने जो जनसंवाद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा लहर है। और आज सुबह से भी मैं कम से कम 40 बूथों पे जा चुका हूं, अलग अलग लोगों से जनसंवाद किया है और ऐसे ऐसे लोगों से जनसंवाद किया है जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर या आम आदमी पार्टी के वोटर होते थे। तो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है और अगले 25 वर्षों के लिए जो विकसित भारत की एक विजन बताई है, तो उससे समाज का प्रत्येक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है। और मेरा ये आकलन रहा है, पिछले लोकसभा में हमें 56 से 57% वोट शेयर मिला था। इस बार हमारा जो वोट शेयर है वो 62% से अधिक होगा। और अभी भी कहीं जगह जो लो वोटिंग हो रही है, ये वास्तव में वो वाले वोटर्स हैं जो हमारे जो नॉन बीजेपी वोटर्स हैं, वो वास्तव में बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वोट दे के भी उनके वोट वेस्ट ही जाएगा। तो आजकल का वोटर बहुत स्मार्ट है, वो ये जानता है कि पिछले 10 वर्षों में जो देश की सशक्त नारी को और समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप्स लिए हैं, डिफेंस के, चाहे जितना भी हो, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। 10 वर्षों की मेहनत की वजह से हम लोग 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए, 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। मतलब कहीं स्टेप्स को देखते हुए तो आजकल का जो समाज है उनके अंदर एक उम्मीद जागी हुई है, एक उम्मीदों से भरा समाज, एक एस्पिरेशनल समाज कभी भी ये जितने भी कोalition के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कभी भी उसको चूज नहीं करेगा। संजीव, आपके पास आते हुए जतिन कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कोई बड़ी चुनौती खड़ी नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, अगर पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बोलने के अलावा
और पार्टियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति संजीव, करने आपकी के आवाज अलावा नहीं आ रही है, अगर आपसे वास्तव में संपर्क साधने की। मेरी आवाज आ रही है आपको भारती जी? जी भारती जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर अगर भारत के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, नारी शक्ति के लिए और श्रमिकों के लिए अगर कुछ कार्य करने की बात कही होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को आज अपनी रैलियों के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करनी पड़ रही होती और ना ही दूसरे नेताओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत पड़ रही होती। अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जब इलेक्शन के लिए कैंपेन करने जाते हैं तो वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता ने, किसी भी नेता ने या किसी भी केंद्रीय मंत्री ने ये नहीं बताया कि हमने पिछले 10 सालों के अंदर ये कार्य किए, इन लोगों को बेनिफिट पहुंचाया, इन लोगों के लिए ये किया। भारतीय जनता पार्टी करती क्या है कैंपेन के अंदर? हिंदू मुस्लिम की बात करती है कि जो कांग्रेस है वो किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो इसी तरीके की ऊल जलूल बातें करने का काम भारतीय जनता पार्टी मंच से करने का काम करती है। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी देखेंगे तो उसके अंदर जो एक देश जो कि युवाओं का देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ये अब तक स्पष्ट नहीं करा कि वो जब सत्ता के अंदर आएंगे तो वो कितने लोगों को रोजगार देंगे, क्या क्या कार्य इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर करे। तो उसके बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ बातों को गोल मोल घुमा करके कि हमने ये किया, हमने वो किया, आंकड़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने धरातल में देश के अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए कुछ भी कार्य करने का कार्य नहीं किया। के राणा, आपके पास आते हुए संजीव की बातें भी आपने सुनी और साथ ही साथ जतिन की बातें भी आपने सुनी। आपको क्या लगता है, दिल्ली और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो गठबंधन इस बार रोक लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा? देखिए, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन मजबूती की चुनौती दे सकता है बीजेपी को, लेकिन बिखराव इंडिया गठबंधन का देखा। सबसे पहले नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं एनडीए में, वहां से टूट शुरू होती है। उसके बाद ममता बनर्जी अपने हाथ पीछे खींच लेती है, वो लगता है कि नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन अचानक से वो पीछे हट जाती है, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाती है। इसी तरह से एक एक करके अलग अलग होते हुए नजर आते हैं। कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति है कि जहां कुछ एक राज्य में अगर साथ लड़ रहे हैं तो दूसरे राज्य में अलग अलग खड़े हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में उनको सीट दे दी गई, पंजाब में फिर स्थिति आप देख लीजिए या बाकी जगहों पर देख लीजिए। तो ये जो स्थिति है ना, ये एक कंफ्यूजन पैदा कर रही है जनता के बीच में कि आखिर इसको गठबंधन कैसे माना जाए या ये सब लोग एक साथ है, इसको कैसे स्वीकार किया जाए। अब देखिएगा कि जैसे अगर आप कुछ दिन पहले तक की स्थिति को देखें तो दिल्ली में एक मजबूत स्थिति नजर आ रही थी कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे दे, लेकिन अब 7 की 7 सीटों का अगर आप समीकरण समझने की कोशिश की जाए तो वहां सोचेगा कि मनोज तिवारी की जो सीट है वो सबसे कमजोर सीट नजर आ रही थी बीजेपी की तरफ से कि कन्हैया कुमार हो सकता है वहां से चुनौती दे दे, टक्कर दे दे और एक कड़ी फाइट या हम नेक टू नेक फाइट देख सके। कई बार संभावनाएं कुछ राजनीतिज्ञों ने यह भी बनाई कि कन्हैया कुमार हो सकता है कि वहां से अपनी सीट निकाल कर ले जाए, लेकिन अब की अगर स्थिति को देखें तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। एक तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि स्वाति मालीवाल का जो मारपीट वाला कांड हुआ उसने एक बड़ा डेंट इंडिया गठबंधन को, आम आदमी पार्टी को तो दिया ही है, लेकिन उससे बड़ा डेंट उन्होंने इंडिया गठबंधन को दिया है। क्योंकि उसके बाद जिस तरह से सभी ने इस पर चुप्पी साधी और बीजेपी ने इसे जिस तरह से भुनाया वो एक बड़ा असर करके गया है। यानी कि दिल्ली के मतदाताओं के रुख को बदलने का काम उस केस ने किया है। भले से इन्होंने बृजभूषण का मुद्दा उठाया, इन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। जब मुख्यमंत्री सामने आते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, संजय सिंह स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो नकारते रहते हैं। आतिशी हर रोज सामने आती है, लेकिन वो एक अलग ही चोरी लेकर आते हैं और स्वाति मालीवाल पर तमाम आरोप लगाकर चली जाती हैं, उसको बीजेपी की साजिश बताना है, तमाम चीजें। अगर आम आदमी पार्टी उसको सही से स्वीकार कर लेती कि हाँ ये केस ऐसा हुआ है, केजरीवाल के कि अगर वो नाराज होकर सामने रख देता तो शायद सारी पार्टी बिखर सकती थी।
इसलिए उनकी मजबूरी थी। लेकिन इसको अगर वो अच्छे से सामंजस्य बैठाते विपक्ष के साथ और अगर जनता के सामने वो नाराजगी दिखा देते विपक्ष से और एक कड़ा एक्शन हो जाता। बिल्कुल के बड़ा मुद्दा है स्वाति मालीवाल का, और उसी मुद्दे को लेते हुए मैं संजीव आपके पास आना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? स्वाति मालीवाल जी ने जो कंप्लेंट करी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो जो मामला है वो विचाराधीन है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर कोई भी ऐसा आरोप साबित होता है तो कानून के तहत उनको सजा दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से इस बातों को राजनीतिकरण करना ये बेकार की बात है, और इन बातों का मेरे हिसाब से वोट बैंक के ऊपर और लोगों के ऊपर इन बातों का कोई फर्क नहीं आने वाला किसी भी तरीके से। क्योंकि आप जिस तरीके से देखिए, पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरीके से, सीएम है केजरीवाल, उनको क्योंकि उनके आवास में ये घटना हुई है और एक छोटी छोटी क्लिप को दिखाकर फिर आतिशी आती है बयान देने, उनका बयान में उतावलापन दिखता है। एक महिला होने के नाते जो सहूलियत बरतनी चाहिए वो सहूलियत उनके बयान में नहीं दिखाई देती है। क्या आप ये कमियां नहीं मानते? देखिए ये आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही है कि अगर एक नारी आरोप लगाती है कि उनके साथ मारपिटाई हुई तो उसके बाद उनकी एफआईआर भी दर्ज हुई। ये बृजभूषण जी मामला नहीं है कि जहां पर एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। एक महीना, डेढ़ महीना किसानों, डेढ़ महीना पहलवानों को धरने पर बैठा पड़ता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान लेता है और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है कि जहां पर औरतों की सुनवाई इमीडिएट तरीके से होती है। अगर आप देखें तो जिस समय स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस आई। जब स्वाति मालीवाल जी थाने गई तो थाने में जाकर के एफआईआर भी हुई, 164 के बयान भी हुए, और उसके बाद अगर आप जिस तरीके से देखें तो जो आरोपी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी ने या बाकी लोगों ने जो आरोपी है उसको बचाने की कोशिश नहीं करी। ना कोई ताकत होगी उनको बचाने के लिए या उनको डिफेंड करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि मणिपुर को बचाने के लिए सारे के सारे लोग उतर गए थे कि जी मणिपुर के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। वहां के सीएम कहते हैं जी इस तरीके की तो 100 एफआईआर हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है वो महिलाओं का सम्मान करती है। अगर कुछ गलत हुआ तो एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिन्होंने गलत किया उनको गिरफ्तार भी कर लिया। तो किसी को बचाने की यहाँ पे कोशिश नहीं की जा रही। तो ये हमारे जो देश के वोटर हैं, दिल्ली के वोटर हैं, वो भी इस बात को देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो कोऑपरेट करते हैं। जतिन, आपके पास आते हुए संजीव ने जो कुछ भी कहा स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर, उससे आप कितने सहमत होते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी जो है वो हमलावर बनी हुई है स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर। मैं आदरणीय के राणा जी ने जो बोला मैं उससे भी सहमत हूँ कि इस गठबंधन में, इस नेताओं में कोई कॉमनिटी नहीं है। दो किसी में भी ना तो किसी के भी नेतृत्व में कोई कॉमन विजन है देश को लेके, ना कोई विचारधारा को लेके उनके लिए कोई कॉमन विजन है, ना वो किस समाज के किस पर्टिकुलर वोट बैंक को वो टारगेट करेंगे, ना कि उसको लेके विजन है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो असर है पूरे देश में आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार की परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इस वजह से आप एक गठजोड़ में है कि किसी तरीके से हमें सत्ता मिल जाए तो 3 महीने ये भाई साहब बैठ जाएंगे, 3 महीने ये भाई साहब बैठ जाएंगे। तो वो इस तरीके से, और प्रधानमंत्री बनने की हर कोई इच्छा रखता है, चाहे वो बंगाल की दीदी हो, चाहे वो कांग्रेस के शहजादे हों, चाहे मियाँ मुलायम जी के बेटे हो, चाहे इनके अन्य चाहे चेन्नई के स्टालिन हो। तो इनके अंदर कोई देश के प्रति लेके कोई कॉमन विजन नहीं है। बस एक ही, जैसे एक सबको एक मछली की आंख दिख रही है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिस तरीके से कुछ महीने के लिए हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए तो देश को गुमराह करने की बात है। जाकी रही, और बाकी रही दूसरी बात जो उन्होंने स्वाति मालीवाल जी की बात करता हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि मैं कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मेरा पोलिंग बूथ वही है जहाँ पे आदरणीय आतिशी जी का पोलिंग बूथ है। और स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे के बाद से उनके प्रति बहुत गुस्सा है। कुछ दिन पहले जो उन्होंने एक बहुत ही केयरलेस बयान दिया कि देखिए पुरानी वीडियो में तो वो सीधा चल रही थी, अभी वो लड़खड़ा रही है। मतलब ये आप एक मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आपको बीजेपी ने आपके ऊपर आरोप लगाए। आप एक महिला हो, आप एक एजुकेटेड महिला हो, आपको उस बेसिस के ऊपर आपको जनता ने चुना है।
तो कम से कम आपको इस मुद्दे पे तो आपको बहुत ही गहरी से, और हम सब जानते हैं कि कब ये इंसिडेंट हुआ, तो कितने दिनों के बाद एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की गई, वो भी एक महिला होने के नाते, वो भी राज्यसभा सांसद होने के नाते। यही अगर भगवान न करे अगर किसी आम महिला कार्यकर्ता के साथ आम आदमी पार्टी की हुआ होता तो उसको क्या कभी इंसाफ मिल पाता? तावलापन जो है वो आतिशी के बयानों में खास तौर पर दिखाई देता है। संजीव, आप कुछ कहना चाहते हैं, कीजिए। आतिश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के महिला सशक्तिकरण की बात और महिलाओं को न्याय दिलाने की बात तो ना ही करें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये महिलाओं का इतना ही सम्मान कर रहे होते तो हमारे देश की जो पहलवान बेटियां हैं जो मेडल लेकर के आई थी, उनको 50 दिनों तक जंतर मंतर पर धरना देकर के नहीं बैठना पड़ रहा होता। अगर आप महिलाओं के लिए इतने ही उतारू होते और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इतने ही सजग होते तो आप पहले दिन ही उनकी एफआईआर रजिस्टर करते और उनको इंसाफ दिलाने की बात करते। और आपके बड़े बड़े नेता बृजभूषण शरण जी को बचाने के लिए टीवी पर नहीं उतर रहे होते, क्योंकि बृजभूषण शरण जी क्या बोलते थे कि जी आरोप साबित थोड़ी ना हुए। अरे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर एक महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। संजीव, इस पर छोटा सा जवाब मैं जतिन आपसे लूंगी। जो कार्रवाई विभव पर हुई वो कार्रवाई बृजभूषण शरण सिंह पर क्यों नहीं हुई? उसके बाद के राणा आपके पास भी आऊंगी। जी, कांग्रेस की एक बहुत ही कद्दावर नेता है प्रियंका जी। वो अक्सर पिछले कई वर्षों से एक भाषण, एक नारा देती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं। अब अगर मैं उसमें उनके सरकार में क्या क्या हुआ, किन किन चीज़ों पे उनको मुद्दे उठाने चाहिए थे, मैं उस पर नहीं जाता। आज बहुत ही सकारात्मक दिन है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब एक छोटी सी बात बोलूँ तो राजस्थान में जब सरकार थी तो एक महीने 25 से अधिक मामले ऐसे थे जिसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी। हमारी दलित महिलाओं के साथ, हमारी मुसलमान समाज की महिलाओं के साथ आपका जवाब चाहिए सर मुझे। बृजभूषण पर, उन पर वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो विभव कुमार पर हुई? जी बिल्कुल हुई है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो जब साबित हुए तो उनको उस पद से हटा दिया गया था। उसमें शुरुआत में इतनी तेजी क्यों नहीं दिखी सर? नहीं, वो आप पूरा अगर आप मामला ये देखें तो उस मामले में कुछ ऐसा स्टार्टिंग में स्टेप्स लेने के लिए थे ही नहीं। वो तो मामला सीधे तौर पर आरोप लगाया गया था, तो आप ये कैसे कह सकते हैं सर वो मामला नहीं था? सीधे तौर पर आरोप लगाया था, उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब इन्वेस्टिगेशन में वो गिल्टी प्रूव हो गए तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया। यहाँ पे तो बात ये है कि इनको, ठीक है, जब अपनी बात होती है हमारे तो कांग्रेस के नेता एक और बात कह रहे थे हर एक पार्टी का यही हाल है, जब अपनी बात होती है तो उतावलापन बहुत ज्यादा दिखता है। के राणा आपके पास आते हुए जातिगत समीकरण भी, चलिए एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी संजीव, आपके पास आते हुए क्या लगता है आपको, कांग्रेस जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है, गठबंधन में वो अपनी स्थिति सुधार पाएगी? भारती जी, आप अपना सवाल एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? संजीव जी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस की जो स्थिति आज के दौर में हम देख रहे हैं, क्या उस स्थिति में सुधार होने की कोई आशंका है? देखिए, कांग्रेस ने जो अपने न्याय पत्र के अंदर 5 गारंटियों का जिक्र करा है, समाज के हर उस तबके के लिए जो समाज के अंदर योगदान देता है, कांग्रेस पार्टी ने बात करी है हिस्सेदारी न्याय की, युवा न्याय की, किसान न्याय की, नारी न्याय की और श्रमिक न्याय की। कांग्रेस पार्टी ने बात करी है युवा न्याय के लिए कि भर्ती भरोसे की बात करी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब उनकी सरकार सत्ता के अंदर आएगी 2024 के अंदर, तो 30 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो रिक्त पद हैं उनको भरने का काम पहले ही साल के अंदर किया जाएगा। पेपर लीक के जो मामले हम आए दिन सुनते हुए आते हैं, कि हमने यूपी के अंदर देखा जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सुनने में आते थे, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा तो कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया है कि पेपर लीक के मामलों से पूरे तरीके से मुक्ति मिलेगी। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि हमारे देश के किसान जो कि बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और उनके ऊपर किस तरीके से हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने किस तरीके से उनको परेशान करने का, उनको डराने का, उनके ऊपर झूठे मुकदमे देने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी ये इंश्योर करती है कि जो उनकी मांगे हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण मांग है कि एमएसपी के ऊपर कानून बनाया जाए, जिसके ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने टीवी चैनलों पर आकर के किसानों से माफी मांगी थी कि जो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, काले कानून जिनको नाम दिया गया था हमारे देश के किसानों ने, उनके ऊपर आकर के उन्होंने वादा किया था कि हम ये वापस लेंगे, जो 3 कृषि कानून हैं जो उनके ऊपर मुकदमे लगे हैं उनको वापस लेंगे और एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे।
तो पिछले 3 सालों के अंदर एक भी ऐसा कोई कदम नहीं लिया गया भारतीय किसानों के लिए। 2014 के अंदर अगर आप भारती जी देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि किसानों की आय को दुगना करेंगे। किसानों की आय तो किसी तरीके से दुगनी नहीं हुई, बट किसानों का जो कर्जा था वो 2 गुना से 3 गुना ज्यादा जरूर हो चुका है। आज भी हमारे देश के ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, भूमिहीन किसान है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का कोई कार्य करने की काम करा? कुछ भी नहीं। संजीव, आपके पास लौटूंगी। के राणा, आपके पास आते हुए, आप जातिगत समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव के लिए। क्या लगता है आपको, अगर मैं छठे चरण के चुनावों की बात करूं तो जातिगत समीकरण किसकी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर इसमें हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली की जो मनोज तिवारी वाली जो सीट है उसमें बहुत यानी कि पूर्वांचल बाहुल्य सीट है वो, और इसीलिए एक बड़ा फायदा बीजेपी को उस सीट पर मिलता है। इसी तरह से अगर हम यूपी में आते हैं और यूपी में अगर हम जैसे सुल्तानपुर हॉट सीट है, अगर पिछली बार की जीत का आंकड़ा सुल्तानपुर से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत कम अंतर था, लगभग 10,000 वोटों का अंतर था जीत को लेकर, जहां पर मेनका गांधी जीती थी। इस बार वो अंतर कितना हो पाता है? और रही बात समीकरण की, तो देखिए राम मंदिर को लेकर एक तरफ कहना यह है कि राम मंदिर को लेकर फ्लो बढ़ा है, वोटों का फ्लो बढ़ा है, लेकिन उतना असर नहीं आता है, क्योंकि दूसरी तरफ हर सीट से जो बसपा ने जो अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है उसके आधार पर कुछ वोट तो कटा, लेकिन वो वोट या तो समाजवादी पार्टी का कटता है सबसे ज्यादा, या फिर वो वोट कटता है तो वो कांग्रेस का कटता है। बीजेपी की वोटों में सेंधमारी कम होती है, बल्कि बीजेपी जाकर बसपा के वोट में सेंधमारी करके ले आती है। तो अगर बसपा ने हर सीट से अपने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारा है तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को दिया है, और इसीलिए अक्सर ये आरोप बसपा पर लगते हैं कि वो कांग्रेस के बी टीम के तौर पर काम कर रही है, क्योंकि उसने जहां जहां अपने प्रत्याशी उतारा वहां तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाया या फिर बीजेपी को। और एक और मैं जवाब दे दूं, क्योंकि जिस बात को लेकर महिला सुरक्षा को लेकर जब बात चल रही थी तो देखिए एक शेर है कि तुमने कीचड़ हम पर उछाल तो दिया, लेकिन ये भी देखिए कि आपके दामन पर दाग कितने हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई सी भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या सपा या बसपा, हर नारी शक्ति को लेकर हर कोई बात करता है, लेकिन वो सिर्फ बातों तक रह जाता है, जमीनी हकीकत पर उतरते हुए नजर नहीं आते। देखिए आम आदमी पार्टी आज वही बात कह रही है जो ब्रजभूषण के मामले में बीजेपी कहती है। उनका भी यही कहना है कि हमारे बोलने से क्या होगा, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, मामला आगे चल रहा है, विचाराधीन है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। यही बात बीजेपी ब्रजभूषण के मामले में कहती है कि हमारे बोलने से क्या होगा, आरोप लगे हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई चल रही है, विचाराधीन है, और अब तो आरोप भी तय हो चुके हैं, तो उसमें हमारे बोलने से क्या होगा। यानी कि अगर आप फंसते हैं तो आप बचाव करते हैं ना बोलने को लेकर, और दूसरे पर आप इस बात को लेकर हावी हो जाते हैं कि आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी इसको स्वीकार कर लेती और बेहतर तरीके से अगर इस पर एक्शन हो जाता तो हो सकता था कि आम आदमी पार्टी को जिन 4 सीटों पर वो चुनाव में खड़ी है, और हो सकता है कांग्रेस की एक आध सीट पर भी उनको फायदा मिल जाता, यानी कि 1 या 2 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं नजर आ रहा। बहुत सही कही, बसपा जहां भी जाती है वहां पर खेल बिगाड़ती है, और दिल्ली में भी हम यही देख रहे हैं किस तरीके से वो चाल बिगाड़ती हुई इंडिया गठबंधन की दिखाई दे रही है। अगले सवाल के साथ जतिन, मैं आपके पास आते हुए, बीजेपी के लिए क्षेत्रीय दल को भी बहुत बड़ी चुनौती माना जा रहा है, चाहे हम पश्चिम बंगाल में टीएमसी को देख लें, चाहे हम ओडिशा में बीजेडी को देख लें। जी, बाकी इन 2 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मैं खुद इन 2 स्टेट्स में कुछ दिनों से प्रवास में भी रहा हूँ, तो वहाँ के वोटर का अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो वोट में इस वजह से परिवर्तित नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है। उनको पता है कि उनका बूथ मैनेजमेंट इतना, हर एक जगह पे इतना गुंडागर्दी, उनको पता है कि अगर यहाँ से भाजपा के लिए वोट आने हैं तो वहाँ पे लोगों के घर के बाहर ताले लगा दिए जाते हैं। अगर घर से एक व्यक्ति भी अगर भाजपा के लिए वोट करने चला गया तो उसके पूरे घर को डेथ थ्रेट्स इस तरीके के जाते हैं। हम सब ने देखा कि संदेश खाली में क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले नंदीग्राम में क्या हुआ, मगर जमीन पे बहुत ज्यादा गुस्सा है ममता बनर्जी को लेते हुए, और उसका इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिलने वाला है। और हमारा तो वहाँ पे नारा है कि हम इस बार 30+ सीट्स लेके आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में। जहाँ रही उड़ीसा की बात, वहाँ पे माननीय नवीन पटनायक जी को पिछले 25 वर्ष से अधिक हो गए हैं, तो उड़ीसा एक बहुत ही बड़ा राज्य है जिसके पास बहुत ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मगर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वे में मुझे कहना पड़ रहा है कि आज तक नवीन बाबू
अपने उड़ीसा की हिडन पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाए, और वहां का युवा, वहां का वोटर ये चीज जानता है। और इस बार आप देखिएगा वहां पे भी सब पे भगवान चढ़ने वाले, और भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बिल्कुल जतिन, मतदाताओं के दिल में क्या है वो तो 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है, क्या 400 पार की जो गारंटी, जो दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है, उस पर पार पा पाएगी बीजेपी या नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMD नेटवर्क।